हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, ये टर्म सेकंड का आपका क्लास 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ चैप्टर 4 का। ठीक है, और इस चैप्टर 4 कार्यपालिका जो है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम। इस वीडियो का पहला भाग आ चुका है, इसके एंड स्क्रीन पे आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो पार्ट 1 मिल जाएगा आपको। बहुत बेहतरीन वीडियो बना था। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगेगा आगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी क्षेत्राधिकार यानी कार्य क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ ना दो परिस्थितियों में दिया गया है। ठीक है, और दो परिस्थितियों में किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है वही हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। साधारण स्थिति में शांतिकालीन स्थिति, साधारण स्थिति में शांतिकालीन शक्तियाँ, और असाधारण स्थिति में आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, ये शक्तियाँ प्राप्त होती है किसको? राष्ट्रपति को। सबसे पहले हम साधारण स्थिति में जो शांतिकालीन शक्तियाँ प्राप्त है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही बहुत लंबा आंसर बनता है हमारा। तो साधारण स्थिति की अगर बात करते हैं तो साधारण स्थिति में पहला भाग जो है वो है कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति का काम क्या क्या होता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति का काम कार्यपालिका से संबंधित में सिर्फ नियुक्तियां करना होता है, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करना, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, सेनापतियों की नियुक्ति करना और राजदूतों की नियुक्ति करना। यानी एक चीज़ माइंड सेट कर लेना कि शांतिकालीन शक्तियाँ में जो कार्यपालिका से संबंधित काम है राष्ट्रपति का, उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति नियुक्ति करता है कार्यपालिका में। ठीक है, अब क्या किस किस को नियुक्ति करता है ये देख लेते हैं। तो मंत्रियों को नियुक्ति करता है, यानी मंत्रियों को नियुक्ति कर देगा, यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है राष्ट्रपति। दोनों एक ही बात है, मंत्रिपरिषद की निर्माण करना या मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, चलो। लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति है ना सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री नियुक्ति जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सलाह मशवरा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मंत्रियों के विभागों को बंटवारा भी करते हैं दोनों ही मिलकर। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही उनके विभागों को अदला बदली भी कर सकते हैं। विभाग मतलब समझ सकते हो, मतलब मंत्रियों को नियुक्ति करने के बाद किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, इन विभागों में बांट दिया। ठीक है, और ज़रूरत महसूस जब होता है ना उनको, तो इन विभागों को अदला बदली भी कर सकता है। जो शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और स्वास्थ्य मंत्री को रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री को गृह मंत्री, ऐसे अदला बदली कर सकता है ज़रूरत महसूस करने पर। ठीक है, और अगर कोई मंत्री भ्रष्ट अगर निकल गया हो तो उनको पद से भी हटा सकता है राष्ट्रपति। तो मंत्रियों से संबंधित ये काम है कार्यपालिका में राष्ट्रपति का। अब अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किन किन को नियुक्ति करता है देखते हैं हम। तो देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि राज्यपालों की नियुक्ति भी यही करते हैं राष्ट्रपति। महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी कौन होते हैं? तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, और इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति करते हैं। सीएजी क्या होता है? देश में जितने भी घोटालों का पर्दाफाश करता है ये सीएजी अधिकारी ही करता है। ठीक है, सीएजी एक अधिकारी है, पद है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो इतने पद अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। और भी करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आदि लगा दिया हूँ। नेक्स्ट है सेनापतियों की नियुक्ति। तो सेनापतियों की नियुक्ति में देखो, हमारे देश में 3 प्रकार की सेना है, जल, थल और वायुसेना, और तीनों सेनाओं के 3 सेनापति होंगे एक एक करके। तो तीनों सेनापतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो तीनों सेनापतियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनापतियों का
सर्वोच्च सेनापति है, मतलब देश का सबसे बड़ा सेनापति राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति से नीचे 3 सेनापति होते हैं जिसके अंदर तीनों सेनाएं संचालन होता है, ठीक है। और इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति है किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा भी कर सकता है, शांति संधि भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है ये दोनों ही काम। लेकिन ये दोनों को कामों को करने के लिए राष्ट्रपति को सबसे पहले संसद में अनुमति मांगना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है राजदूतों की नियुक्ति। विश्व के अन्य देशों से आए हुए भारत में राजदूतों की को पहचान पत्र स्वीकार करके देश में ठहरने का इजाज़त देते हैं राष्ट्रपति। और विश्व के अन्य देशों में भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति और वहाँ पे उनको ठहरने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और विश्व के बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन जैसे कहते हैं हम, विश्व के बड़े बड़े सम्मेलनों में राष्ट्रपति भाग लेते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित क्षेत्राधिकार में मैंने आपको करवा दिया सारे के सारे कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियाँ ही करता है। कार्यपालिका से संबंधित में 4 पॉइंट था, मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, न्याय सेनापतियों की नियुक्ति और राजदूतों की नियुक्ति। और पार्ट 2 में करवा रहा हूँ मैं न्यायिक क्षेत्राधिकार, मतलब न्याय से संबंधित ये चीज़ है, ठीक है। देखो न्यायिक क्षेत्राधिकार में न्याय देने वाला कौन है? न्यायाधीश, है ना। तो वही बढ़ाऊँगा मैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है विशेष योग्यता के आधार पर, और इसमें संसद का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार का राजनीति न हो, इसलिए इसमें विधायिका का यानी संसद का कोई भी योगदान नहीं होता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है न्यायिक कर्मचारियों के ही सलाह पर, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकता है अपराधियों को। जैसे देखो, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल सकता है, उम्र कैद की सज़ा को कुछ सालों की सज़ा में बदल सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो किसी कैदी को बची हुई सज़ा पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है। और राष्ट्रपति के पास एक और अधिकार है कि परामर्श लेने का अधिकार है उनको कानूनी मामलों में। राष्ट्रपति को जब भी कानूनी मामलों में सलाह की आवश्यकता पड़ता है तो वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाहकार के रूप में सलाह ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय धन क्षेत्राधिकार। तो बजट पेश करना है तो कैसे होगा बजट पेश? देखो, हर साल राष्ट्रपति के सलाह पर वित्त मंत्रालय द्वारा देश का बजट पेश किया जाता है, जिससे पता चलता है कि सरकार इस साल किस क्षेत्र पर अधिक खर्च करने वाला है, ठीक है। तो बजट पेश करवाना है तो राष्ट्रपति की ही सलाह पर ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट है धन बिल पेश करना। देश में राष्ट्रपति की सलाह पर ही धन बिल पेश किया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो याद होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देश का जो धन है उस पर नियंत्रण संसद का होता है, ठीक है। कि भाई देश में टैक्स वगैरह लगाना हो तो भी संसद से पूछना पड़ेगा, और किसी प्रकार का अगर खर्च करना हो, पैसे लेने की आवश्यकता पड़े तो संसद से ही अनुमति मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश के धन पर संसद का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक समस्या आ जाए, जैसे किसी प्रकार की समस्या आ जाता है और कोई सरकार है, राज्य सरकार, जो हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में संसद की अनुमति से पहले ही राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से पैसे निकालकर कुछ मात्रा में और सरकार को दे सकता है, ठीक है। संसद की अनुमति से पहले ही ये सब कर सकता है, क्योंकि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैधानिक या फिर कह लो विधायी या कानूनी क्षेत्राधिकार। देखो, विधायी से साफ पता चल रहा है कि भाई कानून बनाने वाला संस्था की बात चल रहा है, संसद की बात चल रहा है। देखो, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का संसद के गठन में बड़ी भूमिका होती है। जैसे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति करता है, ठीक है। लेकिन अब 2 सदस्यों को जो लोकसभा में नियुक्ति करता था एंग्लो इंडियन को, अब उस व्यवस्था को हटा दिया है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि संसद के गठन में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की भी कुछ भूमिका
होती है। नेक्स्ट है लोकसभा को भंग कर सकता है। देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को गठन करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा को वो कभी भी नहीं भंग कर सकता, लेकिन हाँ लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा को 5 साल के लिए गठन किया जाता है और 5 साल से भी पहले राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है। सी की अगर बात करें तो देखो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब साधारण प्रस्ताव को लेकर जब मतभेद हो जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करते हैं और इस प्रस्ताव से भी इस तरह से मतलब दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने के काम राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव पर साइन करना पड़ता है, तभी वो कानून लागू हो पाता है, ठीक है। और डी अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून जरूरत पड़ने पे बना सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वीडियो के पार्ट 1 में ज़रूर एक बार देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैसे से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है ये। तो आपातकालीन शक्तियाँ की अगर बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।